कोई माई का लाल अगर फैक्ट्री में 1 महीने की बात करते हैं, 1 घंटा भी, एक गाड़ी भी, डंके की चोट पे एक गाड़ी 1 किलो कूड़ा भी जला के दिखा दे। राकेश टिकैत जो है उसके मंच पे होते हैं तेलंगाना के सीएम के, जो वो सीएम नहीं रहता तो एक भी मुलाकात नहीं करते। राकेश टिकैत राहुल गांधी की यात्रा में जाके बात करते हैं। राकेश टिकैत के कर्नाटक में जो आंदोलन होता है गन्ना किसानों के लिए, और जिस गन्ने के में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और बताते हैं, उन गन्ना किसानों की बात नहीं करते राकेश टिकैत। तो वो सरकारी हैं या मैं सरकारी हूँ? इसका मतलब वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं तो फिर वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं। विचारधारा का सवाल है। इस किसान आंदोलन के बाद मैंने अपने जीवन के 20 साल जो है पीछे खड़ा होकर स्क्रिप्ट लिखने में लगाई। मैंने राकेश को राकेश टिकैत बनाया, हर तरीके से काम किया, जीवन के 20 साल दिए, छोटा छोटा अपना काम किया। घर भी सही से नहीं चला लेकिन उसकी भी परवाह नहीं की। छोटे छोटे काम किसी के साथ कर लिए, ठेकेदारी टाइप या उस टाइप के। मैं तो अगर उन्हीं की भाषा में कहूँ तो मैं तो 2000 से पहले तार जोड़ता था, तो कुछ तो कमाता हूँगा। जो आज में कह रहे कि भाई ईंट और सरिया कहाँ था है, तो ये ईंट और सरिया वहीं से आए जहाँ से मैं टेलीफोन के तार जोड़ता था। और जो प्लॉट मैंने लिया था वो आवास विकास से लिया था, और वो किस्तों पर था, और किस्त भी कितनी थी? मात्र 3000 रुपये महीना की। तो निम्न स्तर नहीं होना चाहिए। बड़े व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा रहना चाहिए, निम्न स्तर नहीं होना चाहिए। रही बात बागी होने की बड़ी स्पष्ट बात है कि आप जो है 20 साल के योगदान को अगर किसी के बुलाओगे तो कैसे संभव है? आरोपी है कि आपको सरकार ने खड़ा किया है यूनियन को तोड़ने के लिए। आरोप तो उन पे भी है भाई, राकेश टिकैत पे भी। वो विपक्ष के लिए काम करता है, जहाँ कांग्रेस की रैली होती है वहाँ जाके मिलता है। केजरीवाल का चुनाव होता है तो एक दिन पहले उसकी गाड़ी सीधी केजरीवाल के चुनाव से पहले उसके घर में जाती है। वहाँ रणनीति बनाई जाती है कि दिल्ली के जाट खिलाफ हैं, उनको कैसे साथ में लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में जाट के कारण बनी। दोस्तों, ग्राउंड खबर देख रहे हैं आप। आपने देखा होगा इस समय प्रदूषण का मुद्दा, चाहे दिल्ली हो, मुजफ्फरनगर हो, हर स्टेट में, हर जिले में प्रदूषण को लेकर लोग काफी परेशान हैं। मुजफ्फरनगर में आपने देखा लगातार भुप्पा रोड पे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिनमें अवैध रूप से धुआं निकलता है। इसी मुद्दे को लेकर धर्मेंद्र मलिक, आप सभी जानते होंगे, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मुद्दे को उठाया। रात के समय सभी ने वो वीडियो देखा होगा कैसे कार्यकर्ताओं ने, उस दिन सर्दी भी काफी थी, कपड़े उतार के प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बाद इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई। एक दूसरा संगठन है वो भी मैदान में आ गया। क्या पूरा मुद्दा था, क्या मामला है, बातचीत करेंगे धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, चाहे इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं, मतलब आपको क्या लगता है, क्या ऐसे मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि राजनीति को लेकर तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले मैं ग्राउंड खबर के दर्शकों का धन्यवाद, और मोनू भाई आपका भी धन्यवाद। आपने जो है एक निर्भीकता के साथ जिस तरह से पत्रकारिता शुरू की और उसको एक नया आयाम दिया कि एक गांव का बालक गांव से निकलकर नोएडा तक का सफर तय करता है, तो उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। और निष्पक्ष पत्रकारिता का आपका जो भाव है उसके लिए धन्यवाद। अब आते हैं विषय पे, और मेरा सभी से आग्रह है कि जो इसको देखें वो इस ग्राउंड खबर को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें। देखिए, जो विषय था, विषय ये नहीं था कि धुआं निकलता है। उद्योग लगेगा तो धुआं भी निकलेगा, विकास के साथ विनाश चलता है, लेकिन कितना? हर उद्योग को कुछ सेफ्टी नियम के साथ परमिशन दी जाती है। अगर वो उद्योग उसका पालन करता है तो 19-20 का एडजस्ट सब लोग करते हैं। और अगर उसको बिल्कुल ही एक मतलब अपनी बचत के लिए दूसरों के जीवन जीने का अगर हम अधिकार छीन लें तो कब तक बर्दाश्त करेंगे? मुजफ्फरनगर में बहुत समय से मैंने देखा कि एक नई बात शुरू हुई। पन्नियों के ट्रक आते थे, कूड़ा करकट आता था। एक दिन मेरी आंख तब खुली जब मेरठ में उनको रोका गया और बहुत सारी गाड़ी एक साथ खड़ी थी, उनका चालान किया गया।
तो किसी ट्रक से गलती से कूड़ा जो है प्रतापपुर टोल पे गिर गया। तो मैंने देखा कि वो तो जो आरडीएफ के नाम पे खेल हो रहा था वो आरडीएफ नहीं था, वो एमएसडब्ल्यू। एमएसडब्ल्यू का मतलब है नगर पालिका का जो कूड़ा होता है, उसमें ई वेस्ट भी है, उसमें औद्योगिक वेस्ट भी है। नगर पालिका में जो कूड़ा जाता है वो केवल घर घर का कूड़ा नहीं होता, उसकी भी कैटेगरी होती है। घर का कूड़ा होता है, आलू प्याज के छिलक हैं, झाड़ू लगाई उसका कूड़ा है। एक कूड़ा वो है कि हमारी बैटरी का सेल है, हमारे घंटे का सेल है, हमारे रिमोट का सेल है, वो भी जब खत्म हो जाता है तो कूड़े वाला आता है, उसमें डाल देते हैं। फिर क्या होता है, कुछ ऐसे सामान, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और ऐसे सामान जो कंच की धातु से बने हैं, वो भी हम उसी में डाल देते हैं। तो जो औद्योगिक वेस्ट है, ई वेस्ट और औद्योगिक वेस्ट, वो उसमें नहीं होना चाहिए और उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और उसका एक 80 सेंटीमीटर का साइज है, उससे बड़ा साइज पन्नी का नहीं होना चाहिए और सूखा और धुला हुआ होना चाहिए। तो अच्छा, आप लाइव आके आपने राकेश टिकैत को चैलेंज कर दिया। मतलब चैलेंज करने की क्या जरूरत थी आपको? नहीं, किस विषय पे? कि जिले में बहुत सारे मुद्दे हैं, बेगरजपुर का आपने मुद्दा बताया कि अगर वो किसान नेता है तो इन मुद्दों पे ध्यान दे, बहुत सारे मुद्दे आपने उसमें उठाए। नहीं, मैंने उनको चैलेंज नहीं किया, तो बहुत बड़े किसान नेता हैं, वो तो बहुत मुद्दे हल कराते हैं, उनकी तो फेरिस्त है लंबी और वो काम करते हैं, उनका अपना स्टाइल है काम करने का। कितना होता है कितना नहीं होता है ये एक अलग विषय है, कितनी बात करते हैं कितना काम होता है इसका कोई परीक्षा फल तो है नहीं, लेकिन सबका अपना विषय है। मैंने ये बात नहीं की, मुझे बताया गया कि भाई मुद्दा चोर, तो मैंने कहा कि भाई मुद्दों पे किसी का पेटेंट नहीं है, अगर आप इस विषय पे कुछ काम किया होता तो शायद मैं ना बोलता। यानी क्रेडिट लेने की होड़ आप दोनों पे लगे। क्रेडिट नहीं, समाज के नहीं, ये गलत अवधारणा है। समाज के काम के लिए काहे का क्रेडिट? कोई तनख्वाह बढ़ जाएगी क्या, या कोई ग्रेडिंग ऊपर हो जाएगी? समाज का काम करते रहो, जहां मिले वहां कर लो। समाज का काम यही एक थोड़ा है कि सड़कों पे बैठ के समाज का काम होता है, समाज का काम बात करते हुए भी होता है, समाज का काम चलते हुए भी होता है। मुझे एक बुजुर्ग मिले, सड़क पार नहीं कर पा रहे और मैं वहां से जा रहा, तो मैं जैसे भी हूँ गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, मैंने वो अपनी गाड़ी से रोकी और उस बुजुर्ग को हाथ पकड़ कर सड़क पार करा दी। ये भी एक समाज का काम है, इसमें कौन सा क्रेडिट? अच्छा, आपकी यूनियन पे एक सबसे बड़ा आरोप ही लगता है कि बस सरकारी यूनियन है। कई मन से मैंने देखा, नरेश टिकैत जी हो, राकेश टिकैत जी हो, अगर उनसे सवाल पूछा गया कि भाई एक यूनियन इस जिले में काम कर रही है तो कहते हैं भाई वो तो सरकारी यूनियन है, उनकी बात ना करो। अब उनको प्रमाण पत्र बांटने का वो सर्टिफिकेशन एजेंसी होंगे, कहीं से उनको मान्यता मिली होगी सर्टिफिकेट देने का। कहने और करने में अंतर है। सरकारी यूनियन है तो साबित करके दिखाएं कि सरकार के एक भी किसी गलत एजेंडे को हमने सपोर्ट किया हो, या हमने उसके लिए आंदोलन ना किया हो, या आंदोलन को गलत बताया हो। सरकारी का क्या मतलब है? सरकारी का मतलब तो ये है कि आपका कहीं ना कहीं सरकारी प्रोत्साहन है, तो फिर आप वो काम करोगे जो सरकार की योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाओगे, उनके बारे में लोगों को बताओगे। हम एनजीओ थोड़ा है जो फंड लेकर काम करते हैं। अच्छा, कहते हैं कि पहले भाई घर को सुधारना, नहीं, उसके बाद पड़ोस को सुधारना चाहिए, फिर रिश्तेदार को। तो आप मुजफ्फरनगर से, मैं भी यही चाहता हूँ, तो क्या मानते हैं मतलब मुजफ्फरनगर में इस समय क्या क्या मेन समस्या है लोगों के लिए जो मुद्दे किसान नेताओं को उठाने चाहिए, इससे फायदा हो? नहीं, देखिए, मेरा तो ये मानना है कि हर सेक्टर में सब काम करने वाले लोग हैं। हम जिसके लिए काम करते हैं उसी पे काम कर लें। इतना बड़ा सेक्टर है, इतने बड़े क्षेत्र हैं, अगर हम चाहेंगे कि हम जो है छात्रों की समस्याओं के भी एक्सपर्ट हो जाएं, हम जो है जन स्वास्थ्य पे भी काम करें, हम पर्यावरण पे भी काम करें, हम जो है पशु प्रेमी भी हो जाएं, संभव नहीं है। सैकड़ों नहीं, हजारों अनगिनत समस्याएं हैं और इन समस्याओं के लिए सबको काम करना चाहिए, निरंतर काम करना चाहिए। तो ये जो विषय था, ये संविधान की धारा 21 का उल्लंघन था। संविधान हमें अधिकार देता है स्वतंत्र रूप से जीने का, और अगर उस अधिकार को कोई हमसे छीनता है तो ये तो संविधान का उल्लंघन है। मैं वहां से गुजर रहा था, मैं अपने कार्यकर्ताओं से एक दिन पहले चर्चा की, तो मेरे से पहले एक हमारा कार्यकर्ता वहां से गुजर रहा था,
मैं उससे पहले दिन कहीं से गुजर रहा था तो मैंने देखा, बोला भाई ये तो बड़ा गलत हो रहा है, इस पर आप काम करो। तो हुआ ऐसा कि अचानक ही वहाँ से जिनके साथ मैंने पहले दिन बैठक की, वो वहाँ से गुजर रहे थे। सुबह का बहुत जल्दी का समय था, 7-8 बजे का समय। ये कोई प्लानिंग का थोड़ा होता है कि आंदोलन प्लानिंग से होता है। आंदोलन तो कहीं अचानक अकस्मात होता है। जनता का जो आंदोलन होता है, और जो प्लानिंग का आंदोलन है वो ये है कि आवाज उठानी है। जनता का ठेका हमने ले रखा, जनता बोले ना बोले, लेकिन इस तरह का आंदोलन अकस्मात होते हुए वहां से गुजरे थे। उन्होंने देखा कि MSW है और उन्होंने ट्रकों को रोक लिया, मुझे सूचना दी, मैं भी चला गया। लेकिन समस्या हल तो नहीं हुई ना अभी? नहीं, कौन कहता है समस्या हल नहीं हुई? मैंने 2 आदेश करा रखे। हर चीज का स्टेप होता है। पहले दिन ही हमारे आंदोलन से 17 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया गया, यानी कि मेरे पास प्रमाण है कि 17 फैक्ट्री RDF की जगह MSW जला रही थी। आज नहीं तो कल कार्रवाई होगी। दूसरा, जनपद में कूड़े के परिवहन पर रोक लगा दी गई, उसके लिए जिलाधिकारी ने कमेटी बना दी गई। इसके बाद किसका आंदोलन हुआ, क्या आदेश हुआ, कोई कागज तो मेरे सामने अभी तक आया नहीं नया। कोई नया आदेश हुआ हो तो पता नहीं। जनवरी का टाइम उधर दिया गया, पहले उन्होंने जनवरी का टाइम दिया। 2 आदेश हैं और दोनों अपनी जगह हैं। कोई माई का लाल अगर फैक्ट्री में 1 महीने की बात करते हैं, 1 घंटा भी, 1 गाड़ी भी, डंके की चोट पे 1 गाड़ी 1 किलो कूड़ा भी जला के दिखा दे, चोरी छिपे करना काम प्रशासन का है। मेरा काम था जनता का ध्यान आकर्षण करना। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, आपको जहाँ पे MSW का ट्रक दिखाई दे, कैसे भी कूड़े का ट्रक दिखाई दे, परिभाषा बाद में तय होगी, आप उसको वहीं रोक लें। आप जो यहाँ के मुजफ्फरनगर के RTO को फोन करें, मुझे फोन करें, यहाँ की नगर पालिका के EO को फोन करें, SDM सदर को फोन करें, सिटी मजिस्ट्रेट को फोन करें, ये सब मेंबर हैं उस कमेटी के। यहाँ का जो औद्योगिक अधिकारी है उसको फोन करें, तमाम उस कमेटी के लोग मेंबर हैं। और यहाँ पे कूड़ा नहीं जलने देंगे, जलने नहीं देंगे ये नहीं मैं कहता। मैं कहता हूँ कि कानून के हिसाब से जो चीजें उसको हैवी मेटल्स जिसमें है, PM10 और PM2 पार्टिकुलेट मटेरियल जो है, जिसमें लेड है, शीशा है, जिससे जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है, जिससे जहरीली गैस निकलती है ठोस अपशिष्ट जलने के बाद, उस तरह की किसी भी चीज को जलाने की का अधिकार ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है। जिस बेशर्मी से व्यापारियों ने बोला, उनको कोई जवाब देने वाला नहीं। व्यापारी तो कह रहे हैं कि फैक्ट्री बंद करके चले जाएंगे, हम ताला लगाएंगे, कहीं और व्यापार कर लेंगे। एहसान कर रहे क्या मुजफ्फरनगर पे, ये यहाँ की जनता में? हमारा पानी खराब कर दिया, हमें कैंसर बांट दिया, एलर्जी होगी, हेपेटाइटिस B हो गए बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे हेपेटाइटिस B के। क्या करना है हम उनका? चैरिटी कर रहे हैं क्या? कह रहे रोजगार दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं क्या? 50,000 का काम लेने के बाद 10,000 रुपए देते हैं, अवैध काम करने नहीं दिया जाएगा। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, मतलब इस चीज का? परमानेंट सॉल्यूशन होगा, मुजफ्फरनगर में RDF के नाम पे कूड़ा नहीं जलेगा, और जो राखी निकलती है उसका साइंटिफिक प्रबंधन ऐसे ही डाल देते हैं सड़क के किनारे, वो हवा के कांटेक्ट में आती है और सांस के माध्यम से अंदर जाती है, बारिश के माध्यम से बोरवेल में हमारे वाटर लेवल में मिलती है, हमारा पानी खराब कर दिया, हमारी हवा खराब कर दी, तो हमारा तो सांस लेने का अधिकार ही खत्म कर दिया। क्या इस देश में किसी को सांस लेने का अधिकार नहीं है? मुद्दा आपका था, टिकैत साहब का था, मुद्दा किसने उठाया? अरे जिसने भी उठाया वो सबको पता है, मुद्दे का हल होना चाहिए, और मुद्दे का हल कानून से होगा, धमकी से नहीं होगा, दादागिरी से नहीं होगा, समर्थन से होगा। जब क्षेत्र की जनता का समर्थन होगा तो मुद्दे का समाधान होगा, लेकिन कानूनी तौर पे जितना भी काम होगा वो हम करेंगे। अच्छा, सरोखा पंचायत भी हुई, उसका भी आप लोगों ने विरोध किया, तो लोग लगातार सोशल मीडिया पे कहते हैं कि आजकल धर्मेंद्र मलिक जी, राकेश टिकैत जी जो भी काम करते हैं उसका विरोध करते हैं। जिन राकेश टिकैत जी ने धर्मेंद्र मलिक को आगे बढ़ना सिखाया, आज लगातार उन्हीं का विरोध कर रहे हैं आप, मतलब क्या वजह है इसके पीछे? उनके साथ तो हजारों लोग होंगे, तो बहुत बड़ा संगठन है, करोड़ों लोग होंगे, दूसरा धर्मेंद्र मलिक पैदा कर लो।
ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं नहीं, कि बागी मैं क्यों बताऊंगा। हुआ? आज तक कोई नहीं जान पाया कि धर्मेंद्र मलिक बागी क्यों हुए। लगातार सवाल आते हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि धर्मेंद्र मलिक की क्या वजह थी जिस यूनियन में वो रहते थे। आपने देखा होगा रेफ टिकट भी काफी बार कह चुके हैं कि भाई पहले हमारे यहीं रहते थे, टेलीफोन के तार जोड़ते थे, लेकिन आज हमारे बारे में ऐसे शब्द बोलते हैं। क्या किसी गरीब आदमी को बोलने का अधिकार नहीं है? क्या टेलीफोन के तार जोड़ने वाले को बोलने का अधिकार नहीं है? अगर उन्हीं की भाषा में कहूँ, और वो टेलीफोन के तार किसके लिए जोड़ते थे अगर ये बता दिया तो? अगर मैं टेलीफोन के तार जोड़ता था तो किसके लिए जोड़ता था, ये भी जरा मैं इस बात का भी ध्यान कर लें। दूसरी बात, इस देश में लोकतंत्र जो है वोट का राइट देता है। वोट का राइट जो है एक सबसे गांव के सब बीपीएल कार्ड जिसके पास है उसका भी उतना ही है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भी उतना ही है। तो ये लोकतंत्र है, सबको बात कहने का अधिकार है। रही बात विरोध की, बागी क्यों हुए, सवाल ही है ना, विचारधारा का सवाल है। इस किसान आंदोलन के बाद मैंने अपने जीवन के 20 साल जो है पीछे खड़ा होकर स्क्रिप्ट लिखने में लगाई। मैंने राकेश को राकेश टिकैत बनाया, हर तरीके से काम किया, जीवन के 20 साल दिए, छोटा छोटा अपना काम किया। घर भी सही से नहीं चला लेकिन उसकी भी परवाह नहीं की। छोटे छोटे काम किसी के साथ कर लिए, ठेकेदारी टाइप या उस टाइप के। मैं तो अगर उन्हीं की भाषा में कहूँ तो मैं तो 2000 से पहले तार जोड़ता था, तो कुछ तो कमाता हूँगा। जो आज में कह रहे हैं कि भाई ईंट और सरिया कहाँ था है, तो ये ईंट और सरिया वहीं से आए जहाँ से मैं टेलीफोन के तार जोड़ता था। और जो प्लॉट मैंने लिया था वो आवास विकास से लिया था, और वो किस्तों पर था, और किस्त भी कितनी थी, मात्र 3000 रुपये महीना की। तो निम्न स्तर नहीं होना चाहिए। बड़े व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा रहना चाहिए, निम्न स्तर नहीं होना चाहिए। रही बात बागी होने की, बागी होने की बड़ी स्पष्ट बात है कि आप जो है 20 साल के योगदान को अगर किसी के भुलाओगे तो कैसे संभव है? आरोपी है कि आपको सरकार ने खड़ा किया है यूनियन को तोड़ने के लिए। आरोप तो उन पे भी है भाई, राकेश टिकैत पे भी, वो विपक्ष के लिए काम करता है। जहाँ कांग्रेस की रैली होती है वहाँ जाके मिलता है। केजरीवाल का चुनाव होता है तो एक दिन पहले उसकी गाड़ी सीधी केजरीवाल के चुनाव से पहले उसके घर में जाती है। वहाँ रणनीति बनाई जाती है कि दिल्ली के जाट खिलाफ हैं, उनको कैसे साथ में लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में जाट के कारण बनी। अब यूपी चुनाव आएगा, फिर बोला जाएगा यूपी के जाट खिलाफ है। नहीं, मुझे नहीं पता क्या बोला जाएगा, पर मुझे ये पता कि अरविंद केजरीवाल को ये खतरा था कि बाहरी दिल्ली के लोग उससे नाराज हैं, और उसमें जो कम्युनिटी थी बहुतायत में जाट थी, तो कैसे राकेश टिकैत का उपयोग करके उनको साथ में लाया जाए। तो राकेश टिकैत वहाँ जाके बात करते हैं। राकेश टिकैत जो है उसके मंच पे होते हैं तेलंगाना के सीएम के। जब वो सीएम नहीं रहता तो एक भी मुलाकात नहीं करते। राकेश टिकैत राहुल गांधी की यात्रा में जाके बात करते हैं। राकेश टिकैत के कर्नाटक में जो आंदोलन होता है गन्ना किसानों के लिए, और जिस गन्ने के में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और बताते हैं, उन गन्ना किसानों की बात नहीं करते राकेश टिकैत। तो वो सरकारी हैं या मैं सरकारी हूँ? इसका मतलब वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ तो फिर वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं। साबित करके दिखावे, मैं उदाहरण बता दूंगा। मैं सरकार का खड़ा कराया हुआ हूँ, इसको मैं साबित करें। और वे विपक्ष के लिए काम करते हैं, मैं साबित कर दूं। और मैंने आपको उदाहरण बता दिया, चुनाव से पहले केजरीवाल से मिलना, कर्नाटक के सीएम से बात करना जाके आंतरिक रूप से राज्यसभा के लिए, और क्या बताऊं, पंजाब के बहुत सारे किसान संगठन इस देश में, मैं भी काफ़ी किसान संगठनों को जानता हूँ। आपको क्या लगता है, क्योंकि किसान संगठन बने थे किसान की भलाई के लिए, किसान को खाद बीज दिलाने के लिए, किसान की मदद करने के लिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है कोई किसान संगठन, मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा भाई अफल किसान के वो मुद्दे उठा रहा हो। आपने देखा किसान टोल पे काम करेगा, या तो टोल पे मिलेंगे आपको यूनियन वाले, या थाने में मिलेंगे। कोई गरीब किसान है गांव में 5 बीघा खेती है, वो कर्जे में है, लेकिन उसकी लड़की की शादी मैंने आज तक कोई किसान यूनियन संगठन कराता हुआ नहीं देखा आज तक अपने जीवन में। देखिए, आज किसान संगठनों की भरमार है। हमने भी
पिछले महीने ने 10 दिन पहले ज्ञापन दिया है कि किसान संगठन के नाम पर आज फैशन सा हो गया है टोल से गाड़ी निकालने का। थाने में जो है पीड़ित को न्याय दिलाने से रोकने के लिए किसान संगठन काम करते हैं। वही व्यक्ति एक व्यक्ति को पीट देता है और उसी के समर्थन में किसान संगठन थाने में जाकर नारेबाजी करते हैं और फर्जी डॉक्टरी के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने से रोकते हैं। तो ऐसे संगठनों पर तो मैंने कार्रवाई की मांग की है। रही बात ये कि किसान का वास्ता बहुत कम लोगों से रह गया, जब उन्हें यही नहीं पता कि किसान के मुद्दे क्या हैं। असल में किसान का विकास होगा कहाँ से? अभी आपने कहा 1 एकड़ का किसान है, 1 एकड़ के किसान को आप किसी के भरोसे कैसे सरवाइव कर दोगे? आप उसके गन्ने का रेट 400 की जगह 500 कर दो, 600 कर दो, 1 हेक्टेयर में कैसे सरवाइव करेगा? एकीकृत खेती की स्थिति आज है, सहकार खत्म हो रहा, डंगवारा खेती जिसे बोलते थे। 5 एकड़ का किसान अगर खेती के भरोसे है तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। हमें खेती से भी भार को कम करना होगा, हमें दूसरी जगह जाना होगा, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार में भेजना होगा, अन्यथा किसान को उद्यमी बनना होगा। अच्छा, किसान को सक्षम कैसा बनाया जाए? क्या लग रहा है अगर एमएसपी आ जाती, एमएसपी कानून आ जाता तो क्या वाकई किसानों की हालत सुधारी जा सकती थी? नहीं, मैं ये कह रहा कि किस एमएसपी की बात करते हैं, जिसको लेके आंदोलन चलो। हमें ये कह रहा कि किस एमएसपी की बात करते हैं। गेहूं का भाव 2500 है और स्वामीनाथन की कमेटी के हिसाब से अगर उसको 3250 भी कर दिया जाए तो ही क्या, तनख्वाह के दाम 100 गुना बढ़े। महंगाई का इन्फ्लेशन जो है आज 128 गुना क्रॉस कर गया। जो 1 तोला सोना जो है जिसकी बात करते हैं, अगर मैं उसे भी छोड़ दूं तो मैं सैलरी पे अगर मैं आता हूँ या दूसरी चीज़ों पर आता हूँ तो जो खाद्य पदार्थ हैं उनके दाम बढ़े 78 के बाद 28 गुना और अन्य चीज़ों में वृद्धि हुई। इन्फ्लेशन जो हुआ वो 100% से ऊपर है। तो हमारे जो बीच में खाई खोदी गई, एक सर्विस, एक मध्यम वर्गीय व्यापारी और एक किसान के बीच में, वो अब इतनी चौड़ी होगी कि उसको फिलअप किया जाना मुश्किल है। अब तो किसान खेती एक जो है ऐसा सेक्टर है जो डूब रहा है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये बात कम ही लोग करेंगे, समझ में कम लोगों की आती है। वर्तमान में महंगाई दर कितने ऊपर है? सोना 1,40,000 के आसपास है और मेरे हिसाब से पिछले 2 महीने में सोने ने 1 तोले में 60,000 रुपये की वृद्धि की है। और हम अगर इसको 56-58 से पकड़ते हैं तो ये 8 और 12 का गैप था। किसान के खाद्यान्न का जो दाम था वो 8 रुपये कुंटल था और सोना जो है वो 12 रुपये ग्राम था। तो यानी कि 8 और 12 का रेशो था, 4×3=12, एक कंपाउंडेंट ज़्यादा। तो 1-3 की बात कर सकते हैं। आज जो है 60,000 रुपये का जंप किया सोने ने। और आपको पता है फूड इन्फ्लेशन क्या है? -5%, 5% जो है खाद्य पदार्थों के दाम और गिर गए हैं। यानी कि सोना 60,000 रुपये तोड़ा सस्ता हुआ और जो हमारे खाद्य पदार्थ थे वो 5% और नीचे चले गए। तो कैसा सर्वाइव? काहे की खेती? आप जो है अमेरिका हमारे बॉर्डर पे बैठा है, गेट के मुहाने पे है, वो हमारा डेयरी सेक्टर को में घुसना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया से हमारा UFTA और ये सब जो चले हुए हैं, हम आज जो है 3rd वर्ल्ड मान लिया हिंदुस्तान को, चूहों के प्रयोगशाला मान रहे हिंदुस्तान को। यहाँ पे मीट से लेके और डेयरी सेक्टर तक के प्रोडक्ट को जो है विदेशों से की सरकारें आयात करने के लिए बैठी हैं। ट्रेड वार है, बस ट्रेड वार है। इसमें थोड़ा ही तीसरी हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं मोदी जी ने अच्छा फैसला लिया कि वो वाशिंगटन के सामने नहीं झुके, लेकिन हमारे पे ट्रेड वार हो गया, हमारे पे 50% आयात शुल्क लग गया, निर्यात शुल्क। आखिरी सवाल आपसे है कि आप किसानों की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएंगे? मतलब क्या रोड मैप आपने तैयार किया? नहीं, किसान की लड़ाई का हमारा स्पष्ट रोड मैप है और हमारा ये अभी तो केवल अवेयरनेस अभियान है।
मैं तो इस तरह से उसको आगे लेके जाऊंगा और हमारा संगठन काम करता है कि किसान अब गेहूं ना बेचे। गेहूं अगर हम 1 किलो बेचेंगे तो कितने का, 22 रुपये का। 22 रुपये का। और अगर हम 5 रुपये का अच्छा प्लास्टिक का बैग में पैक करके या सुंदर पैकिंग करके 10 रुपये का बैग लगा देंगे तो हम 1 किलो गेहूँ बेचेंगे कितने का, 35-40 रुपये का लगभग। हाँ, ब्रांडेड कंपनियों का 55 है तो 45 हम भी बेच सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं उस बैग को बेचूंगा 70 रुपये का, और मैं उस बैग को बेचूंगा 1 किलो के 200 रुपये का। अब आप पूछो कैसे? कैसे? जो गेहूं हम खाते हैं वो हाई यील्ड वैरायटी है, उसमें जो ग्लूकोनेट की मात्रा है, ग्लूनेट जो है उसमें आ गया 70 से ऊपर। ग्लूनेट जो है गेहूं में बीपी को बढ़ाने का काम करता है शरीर में, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो। कुछ हमारी जो पुरानी वैरायटी हैं उसका नाम है सोना मोती, बंसी, इस तरह की वैरायटी है जो 1 बीघे में निकलती तो 2 ही कुंटल हैं, लेकिन उनका रेट बाज़ार में 150 रुपये किलो गेहूँ का शुरू होता है, सोना मोती और बंसी का, और उनका आटा 200 रुपये किलो तक बिकता है। तो अगर मैं 2 कुंटल पैदा करके 15,000 रुपये कुंटल बेचता हूँ और मैं 6 कुंटल पैदा करता हूँ और 2,500 रुपये कुंटल बेचता हूँ और 3 गुनी लागत लगाता हूँ, तो लाभ किस में होगा? चीज़ वो किसान को मैं एक ही बात समझाता हूँ, गुणवत्ता पैदा करिए। गुणवत्ता पैदा करिए। अब केवल गुणवत्ता की डिमांड है। घर वाले में एक किसान है, वो जैविक खेती करते हैं, लगभग 100-150 रुपये किलो वो गुड़ बेच रहे हैं, और गुड़ की डिमांड में पूरी नहीं हो पाती वहाँ पे। बिल्कुल सबको करना चाहिए। मैं इससे भी बड़ी बात बताता हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर हम गुड़ भी बेचते हैं तो वो कितने का बेच लेंगे? 1 कुंटल गन्ने में कितना, मान लो आप 10-11 किलो गुड़, मजदूरी भी है, सब चीज़ है, 400 रुपये का रेट गन्ने का है, और 50 रुपये किलो हमने गुड़ बेचा, 12 किलो गुड़ मिल गया, मिलता नहीं है। 10-11 पे अगर उसको करें तो 500-550 रुपये का। अब मैं ये कहता हूँ कि अब हमें वो तय करने का समय है कि 1 कुंटल गन्ने से हमें जो है 65 से 70 किलो रस मिलता है। 65-70 किलो रस से हमें 45 से 50 किलो सिरका मिलता है। होना चाहिए घड़े का। और किसान को भी गुणवत्ता में जो कही बेमानने नहीं, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसको जो है जिस मिट्टी के बर्तन में हम पहले से तैयार करते थे उसी में उसको लगा के जब हम तैयार करेंगे तो उससे हमें अगर 50 किलो सिरका मिलता है तो 50 किलो नहीं लीटर, तो 50 लीटर सिरका कितने का? 100 रुपये लीटर अगर मिनिमम मानते हैं पैकिंग से अलग, तो उसकी कीमत 5,000 रुपये। गन्ने का 1 कुंटल रेट क्या हुआ? 400। 1 कुंटल गन्ने से कितने कमाए? 5,000। अब आप कहेंगे कि नहीं, हो नहीं सकता। मैं कमाऊँगा उससे 10,000। मैं उसमें 50 रुपये की बोतल अलग से लूँगा, कांच की बोतल लूँगा और बढ़िया जूट के उसमें बैग में उसको पैक करूँगा, और मैं कहूँगा कि ये मिट्टी के बर्तन का रियल सिरका है और इसका किसी भी दुनिया में लैब में टेस्ट करा लो जाके। जितनी पैकिंग अच्छी होगी, अब मार्केटिंग का ज़माना है, हमारे बच्चे भी LLB MBA और सब कुछ करने लगे हैं, मार्केटिंग पढ़ते हैं हमारे बच्चे। IITN, जब IITN जो है IIT की सीट खराब कर रहे, वो IIT करने के बाद भी ग्रोसरी की दुकान चला रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, हालांकि वो स्टार्टअप कहते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि किराना की दुकान चला रहे। भाई आपको IITN बनना था और देश ने आपको एक सीट दी और आप आके मिल्किंग और ये सब इसमें कर रहे हो। किसान के बच्चों को इसमें आना चाहिए, ये भविष्य का बहुत बड़ा उद्योग है और किसान को हम इसी से सुधारेंगे।